Okay, so now we are going to start with basics of capital market. न्यू सिलेबस में लेसन 1 है और ओल्ड में लेसन 15 है. कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लाइक कैपिटल मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बता रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. फाइनेंशियल सिस्टम में मेनली जो मार्क करना है वो यहाँ पर आ जाइए. ये एक चार्ट दिया होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. मिल गया? ओल्ड में है, ऐसा नहीं है, कोई चार्ट नहीं दिया है, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में होगा बिकॉज है वही चीज. देखिए जरा, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो 3 चीजें होती हैं. सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट. आपके में चैप्टर 1 कौन सा है ओल्ड सिलेबस में? ऐसे आ रहे हैं, अच्छा ठीक है. चलो, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में देखिए, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स और तीसरे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स. बेसिकली अगर हम लोग अपनी फाइनेंशियल मार्केट को देखते हैं तो मार्केट 3 चीजों से बनती है. पहली चीज क्या हुई? पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वो मार्केट खुद, और हुए उसके इंस्ट्रूमेंट्स. अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से फोकस करना है इस चार्ट पर. कह रहे फाइनेंशियल मार्केट हमारे यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, हम लोग पैसा रेज कर रहे हैं. अगर हम लोग पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रेज कर रहे हैं तो वो कौन सी मार्केट हुई? कैपिटल मार्केट. और अगर हम वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रेज कर रहे हैं तो मनी मार्केट. मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें पैसा रेज किया गया है जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है. ओके, शॉर्ट टर्म मार्केट को ही हम लोग क्या कहते हैं? मनी मार्केट. तो अगर हमने पैसा रेज किया और उस पैसे को 1 साल के विद इन ही वापस करना है तो वो हो जाती है मनी मार्केट. और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वो कौन सी मार्केट होती है? कैपिटल मार्केट. तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो वो कौन सी मार्केट हुई? कैपिटल मार्केट. ओके, कैपिटल मार्केट में 2 आती है, सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग. नाउ कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट में फर्क समझिए. देखिए 2 तरीके होते हैं पैसा रेज करने के, कैपिटल रेज करने के. एक तो हमने लोन ले लिया बैंक से, ठीक है. जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम बदले में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहे हैं बैंक को, हमने सीधा सीधा लोन ले लिया, ठीक है, और ड्यू डेट पे हम वो लोन वापस कर देंगे. और एक होती है सिक्योरिटीज मार्केट. फॉर एग्जांपल हमने डिबेंचर इशू कर दिए, हमने शेयर इशू कर दिए, हमने यूनिट्स इशू कर दिए, बॉन्ड्स इशू कर दिए. तो जब आपसे पैसा लेकर हम आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ही क्या कहलाई जाती हैं? सिक्योरिटीज. हम लोगों ने देखा था शेयर और सिक्योरिटी में फर्क होता है. यस, सिक्योरिटीज वर्ड ब्रॉडर वर्ड था जिसमें शेयर इंक्लूडेड था, यानी डिबेंचर, बॉन्ड, इन सबको मिला के क्या कहा जाता था? सिक्योरिटीज. ठीक है. तो अगर हमने आपसे पैसा रेज किया और बदले में हमने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ठीक है, चाहे हमने शेयर दिया हो या बॉन्ड दिया हो या डिबेंचर दिया हो, ये कौन सी मार्केट होती है? सिक्योरिटीज मार्केट. और अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग. अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग सिंपली हमने लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, जिसके बदले में हमने कोई सिक्योरिटी इशू नहीं करी. तो हमको ये बताओ, ये जो अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग होती हैं, क्या ये कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ में कवर्ड होगा? आपने बैंक से लोन लिया, विल दिस बी कवर्ड इन योर एसएलसीएम और सीएमएसएल? ऑब्वियसली नॉट. क्यों? क्योंकि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो सेबी इज नोवेयर इनटू पिक्चर. सेबी को कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर आरबीआई के रूल्स लगेंगे. तो हम लोग तभी, देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम है प्राइमरीली कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, यानी हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं और उसमें भी कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? सिक्योरिटीज लॉ. ओके, तो एक होती है सिक्योरिटीज मार्केट और एक होता है अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग विच इज नॉर्मल लोन्स. इसके बाद अगर हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट को फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये हम लोग ने देखा था न्यू इशू मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. न्यू इशू मार्केट को बताइए और क्या कह सकते हैं? प्राइमरी मार्केट. क्या होती थी प्राइमरी मार्केट? जब हम लोग डायरेक्टली कंपनी से सिक्योरिटीज लेते थे वो होती थी प्राइमरी मार्केट, और जब हम एग्जिस्टिंग लोगों से शेयर की खरीद बेच करते थे तो वो होती थी सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग बट द स्टॉक एक्सचेंज. ओके, तो ये होते हैं देखिए हमारी फाइनेंशियल मार्केट. उसके बाद अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो देखिए इन सब के बारे में कहीं ना कहीं सुना है आपने. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब कौन है? ये सब पार्टिसिपेंट्स हैं, लोग हैं. वेंचर कैपिटल एंकर इन्वेस्टर, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मर्चेंट बैंकर पढ़ा है. ये सब कौन थे? इंटरमीडियरीज थे.
मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर, बैंकर टू एन इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, ये सब कौन थे? इंटरमीडियरीज। तो ये हो गए फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखिए जरा, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? यही सब इशू करते हैं हम लोग, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, आईडीआर, वारंट, आरईआईटी एंड इनविट। इसके बारे में बताया था हमने आपको, याद करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद आया? जब लोग कलेक्टिवली पैसा लगाना चाहते हैं इन सेक्टर्स में, दैट वाज आरईआईटी एंड इनविट एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब इन्हीं को ही डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में सीधे आ जाइए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो पॉइंट्स मार्क कर लेना बस। कह रहे फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या होता है ओल्ड में मिला? ओके, इट फैसिलिटेट्स मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। बेसिकली ये फाइनेंशियल मार्केट कर क्या रही है? जिनके पास सेविंग्स हैं उनसे ले रही है, और जहां पैसा लगाना है, जहां पैसे की जरूरत है, वहां दे रही है। दैट इज व्हाट इज नोन एज मोबिलाइजेशन। तो हम लोगों के पास छोटा छोटा अमाउंट है, वो सारा अमाउंट ये कलेक्ट करते हैं और उसको कंपनीज को दे देते हैं जिनको ह्यूज अमाउंट में फंड्स की रिक्वायरमेंट है। एंड दिस ऑल इज डन थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। प्राइसेस पता करने की कोशिश करते हैं, और प्राइसेस कैसे पता चलेंगे? ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई। अब आइए देखिए, फाइनेंशियल मार्केट मेनली डिवाइडेड होगी किसमें? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मार्क कर लीजिए, मनी मार्केट इज अ सेगमेंट। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा रोक के, ठीक है। मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स आर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ओके, तो सबसे पहली चीज, मनी मार्केट जो होती है वो किसके लिए होती है? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। द मेच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रेंजेस फ्रॉम 1 day to 1 year। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं अगर 1 साल से कम की मेच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं? मनी मार्केट। ओके फाइन। जनरली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आती है। आप खुद सोच के देखिए, सरकार को पैसा क्या इसलिए चाहिए होगा क्योंकि सरकार को पैसों की जरूरत है? नो, सरकार को पैसे इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, ठीक है। और उन शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज निकालता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स? कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह में वर्ड आया होगा। ये ट्रेजरी बिल्स वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब सरकार की सिक्योरिटीज होती हैं जो वो आरबीआई के थ्रू इशू करता है। अब गवर्नमेंट क्या करता है? टी बिल इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। वो बॉन्ड आपको दे दिया और आपसे पैसा ले लिया, और ये कहा कि इसकी मेच्योरिटी लेट से 1 महीने की, 2 महीने की या 6 महीने की है। तो सरकार को अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिक्योरिटीज इशू करता है, इसलिए वो मार्केट कौन सी होगी? मनी मार्केट। हमको ये बताइए, मनी मार्केट ज्यादा सेफ हुई कि कैपिटल मार्केट? क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म है। दूसरी चीज, ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही। हमको बताओ, लिक्विडिटी ज्यादा किसमें होगी? मनी मार्केट में, शॉर्ट की कैपिटल मार्केट में? मनी मार्केट में। ऑब्वियसली जब 1 ईयर से कम की मेच्योरिटी है तो लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द मार्केट कंसिस्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्विक कन्वर्जन इनटू मनी, मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो लॉस इन वैल्यू। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज कंसर्न्ड विद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कौन से मार्केट के थ्रू जाते हैं? कैपिटल। अच्छा ये बताइए, इकोनॉमी में फाइनेंस का मूवमेंट मनी मार्केट से पता चलता होगा कि कैपिटल मार्केट से? कैपिटल मार्केट। ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड जहां इन्वॉल्व होगा उसी से तो पता चलेगा कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए कैपिटल मार्केट को देखिए हम लोग बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। बैरोमीटर जानते हो क्या होता है? टेम्परेचर नापते हैं। और क्या, जो आपके घर पे होता है जब फीवर आता है तो वो बैरोमीटर ही तो होता है। अरे हाँ, बैरोमीटर ही समझो। नहीं ऐसे लगा लेते हो मुंह पे? नहीं, क्या नापते हैं बैरोमीटर से? प्रेशर, एयर प्रेशर यू कैन से। ओके, यहां पर अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी में फंड्स का मूवमेंट कैसा है वो जानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
बैरोमीटर, और वो बैरोमीटर कहा जाता है कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट से एक्चुअली पता चलता है कि इकोनॉमी में फंड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आइए नीड फॉर कैपिटल मार्केट। रीड लिख लो, इसमें 2 पॉइंट्स पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और फिर आइए फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो सेम है फंक्शंस, टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये सब किस में कवर हो जाता है? कैपिटल मार्केट में। नहीं मिला तो परेशान मत होना, कुछ है भी नहीं। उसके अगला देखो सिक्योरिटीज मार्केट दिया होगा टॉपिक, है ना? हाँ, सिक्योरिटीज मार्केट में आ जाओ। अब कैपिटल मार्केट के अंदर 2 तरीके की चीजें आती थी, कौन कौन सी? सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटीज मार्केट वही है जिसके बारे में आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, रादर आई वुड से अब आपने मास्टरी कर ली है ना? मजाक चली रहा है तो इतना हमारा भी चल जाए, नहीं? अच्छा, तो कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट वो मार्केट है जिसमें हम लोग शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स ये सब इशू करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंपनीज कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाता है? शेयर, डेट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा टू द इन्वेस्टर्स, एंड ऑल्सो इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल वेरियस सिक्योरिटीज। It is therefore a market where financial instruments claims are commonly and readily available for transfer by means of sale. Once the shares are issued to the public, the company is required to list the shares on the recognized stock exchange. ये सब अब आपको आता है, जैसे ही कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक के लिए निकाले उसको क्या कराना पड़ेगा? लिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब सिक्योरिटीज मार्केट के 2 सेगमेंट्स पे आ जाइए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मिल गया? सब मार्क करते चलिएगा। प्राइमरी मार्केट, द प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट। जब भी नए शेयर की बात करी जाती है तो वो कौन सी मार्केट होती है? प्राइमरी मार्केट, सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस PSU, स्टैट्यूटरी एंड अदर अथॉरिटी सच एज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑल्सो इशू बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट. This market is of great significance for the economy as it through this market fund flow for productive purposes from investors to entrepreneur. अगर हम आपसे पूछें कि पैसा जो है लोगों से इंटरप्रेन्योर तक जा रहा है, कंपनी तक, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू जाते हैं कि सेकेंडरी मार्केट के थ्रू? सोच के बताना, लोगों से पैसा कंपनी तक किसके थ्रू जा रहा है? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा, यानी कि पब्लिक से पब्लिक में ही रहा। कंपनी के पास तो उतना पैसा मिला, कंपनी को उतना पैसा मिलेगा जितना उसने आईपीओ में निकाला। ओके, तो जब कंपनी कोई नया शेयर इशू कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, तो वो पैसा डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में जाता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, प्राइमरी मार्केट इन विच पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी इज मेड थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो शेयर इशू करती है किसके थ्रू करती है? प्रोस्पेक्टस। और देखिए वही लिखा है, इट इज नोन एज आईपीओ, बट इसके लिए आप डिटेल पढ़ चुके हैं सब। ओके, सेकेंडरी मार्केट में आ जाओ। सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैव ऑलरेडी बीन इशूड. द इन्वेस्टर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज सेल सिक्योरिटी थ्रू द ब्रोकर्स. अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि सेकेंडरी मार्केट के लिए पहले प्राइमरी मार्केट का होना जरूरी है, ट्रू और फॉल्स? सेकेंडरी मार्केट में जो चीज खरीदी बेची जा रही है वो प्राइमरी से होके आई होंगी। जब तक कंपनी ने आईपीओ के थ्रू शेयर्स नहीं निकाले होंगे तब तक वो स्टॉक एक्सचेंज में कैसे खरीदे बेचे जा सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में तो तभी खरीदे बेचे जाएंगे जब पहली बार वो आईपीओ में निकले होंगे। ये बात समझ में आई? ओके, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिंग प्लेस फॉर सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड टू बी बॉट एंड सोल्ड. एनी डाउट? अब देखो, आई थिंक ओल्ड में नहीं दिया होगा। हाँ बेटा, प्राइमरी में लास्ट। हाँ, हाँ, रिटेल मार्केट इसलिए क्योंकि कंपनी देखा जाए तो सीधे इन्वेस्टर के साथ बात कर रही है। रिटेल मार्केट का मतलब ये मत समझो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। रिटेल मार्केट का मतलब कंपनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपना खुद का शोरूम खोल लिया,
ठीक है, ब्रांडेड कंपनी ने, बाटा ने अपना खुद का शोरूम खोला, तो देखा जाए कंपनी वहां पर डायरेक्टली डील कर रही है किससे, कस्टमर्स से। बिल्कुल वैसे ही अगर कंपनी आईपीओ निकाल रही है तो देखा जाए कंपनी डायरेक्टली डील कर रही है किससे, इन्वेस्टर से। वो रिटेल मार्केट बोल रहे हैं। ओके ओके, आई वाज सेइंग कि ओल्ड में शायद ये डिफरेंस के फॉर्म में नहीं दिया होगा ना, प्राइम दिया है, अरे वाह वेरी गुड, कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी की, डिफरेंस याद कर लेना, उसी से डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। मतलब इस चैप्टर से मान के चलो जो क्वेश्चन आएगा एकदम डायरेक्ट आएगा, शॉर्ट नोट, ठीक है, और वो बिल्कुल सही करके आना है, वो भी गलत करके आएंगे कि ये कैसे इतना इजी कैसे पूछ लिया। ठीक है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के 4-5 डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा। आप आइए, कह रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं जिससे हम लोग कंसर्न हैं, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आप इसके मास्टर्स हैं। खुशी हुई है ना? कह रहे हैं सिक्योरिटीज, आप समझो ना, हम लोग सब कुछ करके चैप्टर 1 कर रहे हैं ना, इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन हम लोग पूरी पिक्चर देख कर आए हैं, तो हम लोग को पता है खून किसने किया है ना? तो ये कह रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट ये बताने चाह रहा है कि ये जो सिक्योरिटीज मार्केट होती है इसके ऊपर ये सारी रेगुलेशंस लगती हैं। क्या आपने इनके नाम कभी सुने हैं? सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, कंपनीज एक्ट। ओके फाइन, तो ये कह रहे हैं ये सारे अलग अलग रेगुलेशंस हैं जो इनके ऊपर लगते हैं। सेबी एक्ट आई थिंक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? SCRA हम लोग को करना है, सेबी पढ़ चुके हैं ना? याद नहीं आ रहा है, हाँ हमें याद है कि हो चुका है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट अभी हम लोग को पढ़ना है, तो ये सब यहाँ से इस चैप्टर में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनके फुल चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। डिपॉजिटरी जैसा कुछ याद आ रहा है, कभी पढ़ा होगा EET में, है ना? एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है ना, थैंकफुली। कंपनीज एक्ट तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, बोल के दिखाओ ऐसा। ओके, नीड फॉर रेगुलेशंस इन कैपिटल मार्केट, कह रहे हैं कैपिटल मार्केट में पहले कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, सेबी इनटू पिक्चर नहीं था, फिर आपको पता होगा इनके बारे में जानते हैं, जानते हैं, है ना? आप ही के साथ तो क्रिकेट खेले गली में, नहीं? अच्छा, तो ये कह रहे हैं पहले हमारी कैपिटल मार्केट में ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, सेबी नहीं था, फिर ये जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ इसके बाद ही सेबी इनटू पिक्चर आया और उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए। एंड एट प्रेजेंट आज ये सिनेरियो है कि हर चीज के लिए रेगुलेशन है, कंपनी कुछ भी करे, चाहे शेयर इशू करे, चाहे बायबैक करे, चाहे डीलिस्टिंग करे, चाहे एम्प्लॉइज को दे, कुछ भी करे, और कुछ ना करे तो LODR तो लग ही रहा है ना? तो इतना सब कुछ होने के बाद सेबी इनटू पिक्चर आया और हर चीज के लिए उसने रेगुलेशंस बना दिए। ओके, देखिए सेबी के बारे में बता रहे हैं, सेबी द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, याद वाद ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट अभी हम बताएंगे कहां से आएगा। ये लाइन देखिए, कह रहे हैं सेबी एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर कैपिटल मार्केट, मतलब डॉग कह रहे हैं सेबी को, हाँ वॉच डॉग समझ गए ना, हाँ जो रखवाली करता है। ओके, हमें लगा आप ऐसा ना सोचे तो पहले हम ही बोल दें। कह रहे हैं सेबी एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड इट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड सच एन एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, अगेन ये हम लोग ने पहले भी देखा था, कह रहे हैं 3 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल मार्केट में, एक इशूअर ऑफ सिक्योरिटी यानी कि जो कंपनी होती है, एक होता है इन्वेस्टर, और होते हैं फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरी। ऑब्वियसली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिक्योरिटीज मार्केट में 3 लोग हुए, एक कंपनी हुई, एक इन्वेस्टर और एक इंटरमीडियरी, यानी कंपनी, इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। ठीक है, इन 3 लोगों से हमारी फाइनेंशियल मार्केट बनती है। अब यहां से आ जाओ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां तक जो था वो हम लोग हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके थे। ठीक है, यहां से बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। ये आपको देखो कहीं मिलेगा, QIB, एंकर इन्वेस्टर, मिल गया ना? चलिए पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, कहां मिला एक बार पेज नंबर बता दो। 405, 405 है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता दे, पिछला पलटते रह गए। ओके, हाँ अच्छा, एक सबसे ओल्ड में 429 है, उससे न्यू में 405 है, और एकदम न्यू में 12 है। ठीक है, और कोई वर्जन है अपने पास? चलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिए हैं ना नेशनल, उनके नाम बस नेम याद कर लेना बस,
कुछ नहीं है, बस चार्ट ऐसा बना लेना कि नेशनल कौन कौन से हैं, स्टेट वाले इंस्टीट्यूशन कौन कौन से। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो भी हम एक्स्ट्रा तो कराएंगे भी आपका, बस इनका निपटने वाला है, न्यू वालों का होने, बल्कि आपका पहले फिनिश हो रहा है। इनका भी पार्ट बी में 2 चैप्टर बचे हैं, एक वो लिस्टिंग वाला बचा है और एक और बचा है, वो क्या नाम है उसका, फ्रॉडलेंट वाला। इनके में 2 चैप्टर भी बचे हैं, आपका पहले फिनिश होगा, ठीक है। तो पहले हम आप ही को फिनिश, मतलब आपका कोर्स फिनिश कर दें। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बताओ कहाँ सुना है इनके बारे में। आईसीडीआर, हम लोग ने देखा था क्यूआईपी। क्यूआईपी क्या था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में हम लोग शेयर्स किसको दे रहे थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी इशू में एक बहुत मेजॉरिटी पोर्शन लेते हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है क्यूआईबी। मार्क करिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर investment institutions who buy the shares of a company on a large scale, ठीक है, ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं। QIBs are those institutional investors who generally perceive to possess expertise and the financial proficiency to evaluate and to invest in the कैपिटल मार्केट। अब अगर आप इस नजरिए से समझो, जैसे हम लोग ने देखा था, हम लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग पैसा किसको देते हैं, म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली पैसा कहाँ लगाता है, कंपनी के शेयर्स में। तो आपको नहीं लगता म्यूचुअल फंड भी तो शेयर्स खरीद रहा है कंपनीज के? उस नजरिए से सोचो, म्यूचुअल फंड क्या हुआ, क्यूआईबी, ठीक है। हम लोग के नजरिए से सोचो तो हम लोग ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स दे दी म्यूचुअल फंड को, लेकिन म्यूचुअल फंड ने तो वो इकट्ठा पैसा लगाया ना किसी कंपनी में। तो कंपनी की नजरों से क्यूआईबी इज, मतलब म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ क्यूआईबी, ओके। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टाइज होती है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इफ द इन्वेस्टर इज नॉट केपेबल ईदर बाय हिज और हर इंडिविजुअल फाइनेंशियल लिमिट or not permitted to invest individually till he invests a specified statutory fixed amount, then he usually participates indirectly through certain institutions. अब देखिए इसमें मार्क करिए, यहां से किसको किसको क्यूआईबी माना है सेबी ने। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 21 SS ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंप्राइजेज ऑफ, ये सब क्यूआईबी होते हैं। ये आपके में वहीं पे दिया है, ठीक है। देखिए ये सब होते हैं, सबसे पहले ही देखो कौन लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड। एक बार फटाफट से नाम देख लो, इन सबको क्यूआईबी कहा जाता है। हाँ, मल्टीलेटरल बायलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैटेगरीज होती हैं बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी कितनी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट करके फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से होते हैं सब। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी कैसे हुआ, जरा मैकेनिज्म समझिए। इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस का काम करती है, फिर सी हम लोग प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी वो सारा प्रीमियम कलेक्ट करती है, अब जब जिसका क्लेम अराइज होगा तब उसको देगी, तब तक उस पैसे का क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। सेम इज द केस विद पेंशन फंड। पेंशन फंड समझ गए आप? सोचिए कितने सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी से कुछ कुछ अमाउंट कट के पेंशन की तरफ जाता है, तो वो फंड इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा हुआ फंड कहीं रखा नहीं जाता है, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या पेंशन फंड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज इन्वेस्टर्स, और क्योंकि इनके पास इतना ह्यूज अमाउंट होता है तो ये बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया है क्यूआईबी की तरह, ठीक है। आप सोचो अगर मान लो किसी कंपनी ने शेयर इशू किया और वो ऑफर सिर्फ क्यूआईबीज को दिया, इन्हीं को दिया, उसी को ही क्या कहा जाएगा, क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कंपनी ने कहा कि हम कहाँ पब्लिक इशू में जाएंगे, सबको देंगे, इतना डिटेल प्रोसेस करेंगे, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पैसा चाहिए, तो हम इन बड़े बड़े लोगों के सामने ऑफर रखते हैं और इन्हीं से कहते हैं कि तुम ही लोग शेयर्स ले लो। ऐसे ऑफर को क्या कहा जाएगा, क्यूआईपी। इनके लिए सब कुछ होता है, बस ये आपके न्यू कोर्स में दिया नहीं है, वो ओल्ड वालों से पूछो, इनके में सब होता है, दिया है आपके में डिटेल में, आईसीडीआर में दिया होगा, यहाँ नहीं दिया होगा, आईसीडीआर में डिटेल दिया हुआ है क्यूआईबी रेगुलेशंस के बारे में। न्यू से सब हटा दिया एक्चुअली, उन्होंने कहा छोटे बच्चे है ना, कहाँ इतना पढ़ेंगे बेचारे, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे कौन, क्यूआईबीज।
ओके, सेकंड पार्टिसिपेंट्स में आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इनके बारे में सुना है कहीं? ईबीसीएल में सुन रहे थे ना, फेमा में भी आपने ये वर्ड आया था। देखो बहुत ध्यान से समझिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एक कंट्री मान लीजिए ये है, ठीक है, कंट्री 1 ये है और एक कंट्री ये है, 2 कंट्रीज हैं, हम इंडिया की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, एक कंट्री के इन्वेस्टर्स दूसरी कंपनी में शेयर्स इशू कर रहे हैं, मतलब इन्होंने फंड्स दिए और इनको बदले में शेयर मिला, ठीक है, नॉर्मल समझिए, इन्होंने फंड्स दिए और इन्होंने बदले में इनको क्या इशू करा होगा? शेयर। अगर एक कंपनी में हमने पैसा लगाया और बदले में उन्होंने हमको शेयर दिए हैं, ठीक है, ये एक तरीका होता है शेयर इन्वेस्टमेंट का, इसको कहा जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब मेरी कंट्री क्या कर रही है, मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है, ओके, और बदले में हम उनसे फंड्स ले रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। और इसी तरह अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स में नहीं लगाना है, हम अलग अलग जगह पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे, मान लीजिए कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है, और ये है बॉर्डर 2 कंट्री के बीच का। अब इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम बी वाली कंट्री की अलग अलग जगह में पैसा लगाना चाहते हैं, हम म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, हम डिबेंचर लेना चाहते हैं, हम बॉन्ड लेना चाहते हैं, अलग अलग जगह गोल्ड में लगाना चाहते हैं, सिक्योरिटीज में लगाना चाह रहे हैं, अलग अलग जगह लगाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये पैसा दे दिया एक इंटरमीडियरी को, ठीक है, लेट से ब्रोकर, ये एक इंटरमीडियरी है, इन्होंने इनको पैसा दे दिया और इनसे कहा एक काम करो, तुम अलग अलग जगह लगा दो मेरा पैसा, ठीक है, दूसरी कंट्री में तुम अलग अलग जगह लगा दो। अब ये जो इंटरमीडियरी है ये अलग अलग जगह लगा रहा है, किसी का पैसा रियल एस्टेट में लगा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी। जैसे म्यूचुअल फंड में हो रहा था, बस म्यूचुअल फंड में ये था वो विद इन इंडिया था पूरा, आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, अब म्यूचुअल फंड उसको अलग अलग जगह लगा रहा था। आपने कहा कि हमको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो उसने डिबेंचर में लगा दिया, आपने कहा हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उसने इक्विटी में लगा दिया, फिर उसे रियल एस्टेट में लगा दिया, गोल्ड में लगा दिया। इसी तरह हमने यहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा हम बाहर की कंट्री में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर हम बाहर की कंट्री में पैसा लगा के शेयर लेंगे तो वो एफडीआई हो जाएगा, लेकिन हम शेयर की जगह में और चीजों में लगाना चाहते हैं, हम वहाँ के रियल एस्टेट में लगाएंगे, हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, गोल्ड में लगाएंगे या डेट्स में लगाएंगे। तो इन्होंने कहा एक काम करो, मेरा हम कहाँ कहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ लगाना है, तो अपना पूरा का पूरा पैसा इस इंटरमीडियरी को दे दो, और ये जो इंटरमीडियरी है ये दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाएगा, सेम चीज रिटर्न जनरेट करेगा और रिटर्न हमको वापस कर देगा। ये जो इंटरमीडियरी है इसी को क्या कहा जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समझ गए, ये फॉरेन के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है। पोर्टफोलियो का मतलब हमने आपको बताया था ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, अलग अलग जगह पैसा लगा रहे हैं। अब जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये इन्वेस्टर में कोई भी हो सकता है, ये तो हमने आपको बात बताई कोई भी 2 कंट्रीज। अब इंडिया के नजरिए से सोच लो, इंडिया मान लो बाहर पैसा लगाना चाह रही है, ठीक है, या बाहर वाले यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स ने ये कहा कि हम लोग जो पैसा लगाएंगे वो शेयर में नहीं लगाएंगे, अलग अलग जगह लगाएंगे। तो हम लोग किसके थ्रू लगाएंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू। एफडीआई में और एफपीआई में एक सबसे बड़ा फर्क समझिए। पहला फर्क तो हमने आपको बताया कि एफडीआई के थ्रू हम लोग शेयर्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, एफपीआई के थ्रू हम लोग अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, एफडीआई में आपका एज एन इन्वेस्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है कंपनी में। ऐसे सोचो, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा या आपने किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदा, अब डिफरेंस समझिए। आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, सेकेंड आपने किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदा और उस म्यूचुअल फंड ने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा। बताइए रिलायंस के शेयर में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन कब है? जब हमने डायरेक्टली शेयर खरीदा। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड शेयर ले रहा है तो हमको तो कंट्रोलिंग मिली ही नहीं, वो कंट्रोलिंग किसके पास है? म्यूचुअल फंड में। यही तो पढ़ा था म्यूचुअल फंड में, याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टली शेयर ले रहे हैं तो वो एफडीआई है, अगर वो एफडीआई है तो मेरी डायरेक्ट कंट्रोलिंग है। इसीलिए एफडीआई के रूल्स रेगुलेशंस देखो, इसी उसमें पढ़ रहे हैं ना, ईबीसीएल में कितने डिटेल्ड रूल्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एफपीआई के थ्रू जा रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो हमारा देखो पैसिव पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हमने पैसा दिया है इनको और ये लगा रहे हैं बाहर। जबकि एफडीआई में क्या हो रहा था, हम डायरेक्टली लगा रहे थे बाहर, ठीक है। तो इसमें हमारा एक्टिव रोल नहीं होता, पैसिव रोल होता है। हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो एफपीआई है ये इसको अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेगा।
अब बताइए बेसिक बात समझ में आ गई, व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। चलो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात देखते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मीन्स अ पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड अंडर चैप्टर 2 ऑफ सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन एंड शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटरमीडियरी। बताओ इंटरमीडियरी तो हुआ किसी का पैसा लेके कहीं और लगा रहा है, तो वो कौन हुआ, इंटरमीडियरी। अब कैटेगरीज ऑफ एफपीआई समझिए, कह रहे हैं 2 कैटेगरीज होती हैं एफपीआई की, ठीक है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। ओल्ड वालों में 2 ही दिए हैं कि 3 दिए हैं, 2 दिए ना, ठीक है। एक्चुअली ये नई रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से 2 हैं, पहले ये 3 होती थी कैटेगरी। चलो सबसे पहले कैटेगरी है कैटेगरी 1 और एफपीआई इंक्लूड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। देखिए दूसरी कंट्री में सरकार भी पैसा लगाती है, ओके। ये कह रहे हैं 2 कैटेगरीज होती है एफपीआई की। अगर यहाँ का इन्वेस्टर जो है वो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है या हाईली रेगुलेटेड, रेगुलेटेड बॉडी मतलब जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन लग रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी है तो वो कैटेगरी 1 में हो गए। और अदर देन गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग कैटेगरी 2 में डाल देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चार्ट में अंडरस्टैंड करिए। हमने आपको बताया था कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये पैसा किसको दे रहे हैं, इस इंटरमीडियरी को, और ये इंटरमीडियरी पैसा कहाँ लगा रहा है, दूसरी कंट्री में, ठीक है। ये जो इंटरमीडियरी था इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, एफपीआई, ठीक। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं कह रहे हैं ये 2 हो सकते हैं, या तो एक कंट्री की गवर्नमेंट पैसा लगा रही होगी या अदर देन गवर्नमेंट लगा रहे होंगे प्राइवेट लोग। जो गवर्नमेंट लगाती है उसको हमने बना दिया कैटेगरी 1 एफपीआई, और जो अदर देन गवर्नमेंट होते हैं वो कौन सी होती है, कैटेगरी 2 एफपीआई। हमको बताओ एक सेकेंड के लिए, मान लीजिए आप इस कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो आप कौन सी एफपीआई ज्यादा अलाउ करोगे, आप इसकी गवर्नमेंट हो, ठीक है, बी की, आप अपने देश में कौन सी कैटेगरी ऑफ एफपीआई ज्यादा अलाउ करोगे, रादर कौन सी कैटेगरी ऑफ एफपीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस इजी रखोगे, 1 के। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, उसमें रिस्क के चांसेस नहीं है, वो तो खुद ही रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होगी। और किसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रखोगे, कैटेगरी 2। आप समझ में आए कैटेगराइजेशन क्यों किया गया, इसलिए कि भाई किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए। अगर हम इजी रूल्स बनाएंगे तो दिक्कत, टफ रूल्स बनाएंगे तो दिक्कत, तो उन्होंने कहा एक काम करो कैटेगरी 2 बना दो। पहली कैटेगरी में आती है गवर्नमेंट, उनके लिए वो कंट्री रूल्स रेगुलेशंस एफपीआई के इजी रखेगी, और दूसरी होती है अदर देन गवर्नमेंट जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रखे जाएंगे। तो अब जरा कैटेगरी में देखो कौन कौन आएगा, कह रहे हैं कैटेगरी 1 एफपीआई में आ जाएंगी हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड, ये भी गवर्नमेंट रिलेटेड ही हो गए। अब देखना गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड आएंगे इसमें, एप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज इंश्योरेंस एंटिटीज, बैंक। व्हाट डू वी मीन बाय एप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड एंटिटी, इनके ऊपर पूरा पूरा कोई रूल्स लग रहे हैं, रेगुलेशंस लग रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस, कह रहे हैं हमारे यहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अनरेगुलेटेड नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, आईआरडीए लगता है। हमारे यहाँ के बैंक्स के अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, नो, उसके ऊपर आरबीआई लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। तो ये कह रहे हैं सरकार हो या ऐसी एंटिटीज जो पूरी तरह से रेगुलेटेड हो, उनको हम सेफ मानते हैं, इसलिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कम रखेंगे, और इन सबको हमने एक कैटेगरी में बना दिया जिनको कैटेगरी 1 एफपीआई कहते हैं। क्लियर, ठीक है। ये समझते हैं एंटिटीज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज, कहाँ सुना है एफएटीएफ, मनी लॉन्ड्रिंग, कह रहे हैं वो सारी कंट्रीज जो एफएटीएफ के मेंबर थी, ठीक है, और अगर उनकी रेगुलेटेड फंड्स हैं, ठीक है, या फिर अनरेगुलेटेड फंड्स हैं हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रेगुलेटेड, या उनके यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड्स हैं, तो ऐसी कंट्री जो एफएटीएफ के मेंबर हैं और उनके ऐसे फंड्स हैं उनको भी हम लोग ने कैटेगरी 1 में डाला हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी सेफ जोन वाली कंपनी वो हैं इन्वेस्टर्स, उन सबको हम लोग ने किस में डाल दिया, कैटेगरी 1 में। क्लियर, अब याद करना आसान हो जाएगा। और इसी तरह कैटेगरी 2 में देखो सिंपल, 1 के अलावा जो बचे हुए हैं वो सब किस में आ जाएंगे, 2 में। कैटेगरी 2 एफपीआई इंक्लूड ऑल इन्वेस्टर्स नॉट एलिजिबल अंडर कैटेगरी 1, ओके। कह रहे हैं एप्रोप्रिएटेड रेगुलेटेड फंड्स लेकिन जो 1 में नहीं आ रहे हों, एंडोमेंट फंड्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडी समझ गए, यहाँ की कंपनी, कंपनी सरकार थोड़ी ना है, तो कंपनी
बाहर पैसा लगा सकती है एफपीआई के थ्रू, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? कैटेगरी 2 में। फैमिली ऑफिसेज, इंडिविजुअल्स, appropriately regulatory entities on behalf of client या unregulated funds in the form of limited partnership and trust। तो सिंपल एफपीआई क्या होता है और इसकी दो कैटेगरी, पहली कैटेगरी गवर्नमेंट रिलेटेड होती है और अदर देन दैट आती हैं कैटेगरी 2 में। कॉन्सेप्ट समझ आ गया एफपीआई का? ठीक है, तो हम एक कंट्री में हम पैसा लगा रहे हैं, उनके शेयर्स ले रहे हैं, दैट इज एफडीआई। लेकिन अगर हम उनके अलग अलग एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, दैट इज एफपीआई। चले आगे। ओके, अगली बात आती है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये सब ना आपस में लिंक्ड नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है, आपको समझ आ रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिफाइन कर रहे हैं, सीक्वेंस अगर देखना है तो ये सिर्फ वो हैं, प्लेयर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स हैं सब। ओके, नाउ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करिए। देखिए बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, हमने आपसे कहा हम किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कहा उसके ऊपर आईसीडीआर लग जाएगा, एलओडीआर लग जाएगा। फिर हमने कहा हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, वो कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो आपने कहा म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस लग जाएंगी। लेकिन बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मतलब हमने आपसे कहा ना हम शेयर में पैसा लगा रहे हैं, ना हम डिवेंचर में पैसा लगा रहे हैं, ना हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, इन सबकी सेपरेट रेगुलेशंस हैं। हम एक ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जो किसी रेगुलेशन में कवर्ड नहीं है। तो सेबी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जो हमारी किसी रेगुलेशन में कवर्ड ही नहीं हो रहा है, उनको भी कवर करो। अब सबसे पहली चीज तो आप सोच रहे होंगे ऐसा हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं? सिंपल, हम एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। मतलब हमने एक कंपनी को पैसा दे दिया, या हमने स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, ठीक है, या हमने किसी ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नए बिजनेसेस होते। एक कंपनी डूब रही थी, सिंपल एक कंपनी डूब रही थी, सिक थी, हमने उसको एक्वायर करने की कोशिश करी, ठीक है, हमने यहाँ पैसा लगा दिया। ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं या ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सेबी ने कहा कि उनके हिसाब से वो रेगुलेटेड नहीं थे, उसके लिए सेबी ने कोई रेगुलेशन प्रोवाइड नहीं करी थी। तो सेबी ने कहा जिसके लिए सेपरेट रेगुलेशन नहीं है उन सबको हमने एक रेगुलेशन के अंडर डाल दिया, एआईएफ। समझ में आया? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, यानी जिसके लिए सेपरेट रेगुलेशन है उसके लिए उसकी सेपरेट रेगुलेशन लग रही है। आपने शेयर में लगाया, डिवेंचर में लगाया, सब आईसीडीआर कवर हो जाएगा, ठीक है। आपने मान लीजिए रियल एस्टेट में लगाया तो रियल एस्टेट में कवर हो जाएंगी रेगुलेशन। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे पैसा लगा रहे हैं जो कहीं और कवर नहीं। करेंसी, क्रिप्टो करेंसी सुना होगा आपने, है ना? सुना है क्रिप्टो करेंसी? करेंसीज में पैसा लगा रहे हैं। अब सभी कह रहे हैं ये तो कहीं कवर्ड ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ डाल दिया? एआईएफ में। इसको करके आपको नहीं लगता सेबी ने कहा सबके लिए जो है वो है और जो बचा कुचा इसमें है, यानी अब पूरा सेक्टर क्या हो गया? रेगुलेटेड। तो देखिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, नाम से ही समझो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। फंड्स आर डिफाइंड इन रेगुलेशन 2 ऑफ सेबी एआईएफ रेगुलेशन। इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब समझिए, अंडरस्टैंड। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हमने आप सबसे कहा तुम लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा हमको दे दो, ठीक है, हम इसको कंपनीज में लगाएंगे। तो अगर हमने आप सबसे पैसा लिया और कंपनी में लगाया और हमने अपने आप को ऐसा म्यूचुअल फंड रजिस्टर कराया तो मेरे ऊपर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लग गया। हमने कहा हमने आप सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और कहीं और लगाया लेकिन हम म्यूचुअल फंड नहीं है, तो हो सकता है हम सीआईएस हों। याद आया चैप्टर? सीआईएस हों। लेकिन हमने आपसे कहा कि कुछ नहीं है, ना हम सीआईएस हैं ना हम म्यूचुअल फंड है, बस हमने तुम लोग का पैसा लिया और वो पैसा लेके हमने स्टार्टअप्स में लगा दिया, ठीक है, तो हम कौन हो गए? हम कुछ हुए नहीं, लेकिन हम फॉल हो गए एआईएफ में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेबी ने कहा कि तुम लोगों से पैसा कलेक्ट करके कहीं लगा रहे हो तो या तो तुम म्यूचुअल फंड हो गए। उसने कहा नहीं म्यूचुअल फंड नहीं है। उसने कहा या तो तुम सीआईएस हो गए, नहीं हम सीआईएस भी नहीं है, हम तो प्राइवेटली लोगों से पैसा पूल कर रहे हैं और पूल करके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सेबी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे सुपरविजन से बच जाओ, इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमने एक सेपरेट रेगुलेशंस बना दी जिनको क्या कहा जाता है? एआईएफ। तो ये कह रहे इट इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, वेदर फ्रॉम इंडियन और फॉरेन सोर्सेस, यहां से देखिए प्राइवेट जितना मार्क कराना है उतना करना, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड नॉट विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर्ड बाय एनी रेगुलेशन ऑफ सेबी। मतलब उनके ऊपर अभी सेबी की कोई रेगुलेशन नहीं लग रही है, ठीक है। नॉर कमिंग अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ एनी अदर सेक्टोरल रेगुलेटर, ना ही किसी सेक्टोरल रेगुलेटर में आ रहे हैं, आईआरडीए, पीएफआरडी, आरबीआई। Hence in India, AIF are private funds
which are otherwise not coming under the jurisdiction of any regulatory agency. समझे, बचा कुछ माल इसमें डाल दिया. अब अंडरस्टैंड करना, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि हम आप सबसे पैसा इकट्ठा करते हैं और कंपनीज में लगाते हैं, तो हम कौन हो गए, म्यूचुअल फंड. हमने आपसे कहा हम आप सबका पैसा इकट्ठा करते हैं कंपनीज में लगाते हैं, तो हम कौन हो सकते हैं, CIS. अब हमने आपसे कहा हम आप सबका पैसा इकट्ठा करते हैं, आप प्रीमियम के फॉर्म में हमको देते हैं और वो पैसा हम लगा देते हैं, जब आपका क्लेम अराइज होता है तब हम देते हैं, हम कौन हुए, इंश्योरेंस. अगर हम इंश्योरेंस कंपनी है तो भी हम रेगुलेटेड हैं क्योंकि मेरे ऊपर IRDA लग रहा है. हमने आपसे कहा हम आप सबका पैसा लेते हैं, उस पर हम आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट, और वो पैसा हम मार्केट में लगाते हैं और बाद में जब आप लेने आते हो तो हम दे देते हैं, हम कौन हुए, बैंक. अगर हम बैंक है तो मेरे ऊपर RBI लग रहा है. हमने कहा हम आप सबकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट, ये सब अगर आप देखो पूलिंग ऑफ फंड्स है. इन सब में कॉमन चीज पता है क्या है, पूलिंग ऑफ फंड्स. हमने कहा आप सबकी सैलरी से हम 10-10 रुपए काट लेते हैं, एक फंड बनाते हैं और उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज अ पेंशन फंड. अगर पेंशन फंड है तो वो PFRD में होगा. लेकिन अगर हम आपसे कहें हम आप सबसे पैसा लेते हैं, पूल बनाते हैं और स्टार्टअप कंपनी में लगा देते हैं, अब हम किसी में नहीं आ रहे हैं. अगर हम किसी में नहीं आ रहे हैं तो AIF हैं. अब समझ आया, AIF की नेगेटिव डेफिनेशन है, जो वो सब नहीं है वो AIF है. तभी देखो लिखा है AIF प्राइवेट फंड्स हैं which are otherwise not coming under jurisdiction of any regulatory authority. According to SEBI AIF regulation, alternative investment fund means any fund established or incorporated in India in the form of trust, company, LLP or a body corporate, which is a privately pooled investment vehicle, ठीक है, which collect funds from investors whether Indian or foreign for investing in accordance with the डिफाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. इन्होंने पूल बनाया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, नॉट कवर्ड अंडर, ना ही वो म्यूचुअल फंड है, ना ही वो CIS है, ना ही वो किसी और रेगुलेशन में कवर्ड है, तो वो क्या है, AIF है. क्लियर, ओके ओके. उसके बाद कह रहे हैं हाउएवर, मार्क करो, फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज AIF फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशन. कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे फैमिली ट्रस्ट है, या ESOP का ट्रस्ट बना था, शेयर एम्प्लॉय बेनिफिट में हम लोगों ने देखा था, या एम्प्लॉय के वेलफेयर का ट्रस्ट बना है. ये सब जो है ये सब भी म्यूचुअल फंड नहीं है, CIS नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये अपने खुद के रूल्स से बने हैं, इसलिए ये भी AIF नहीं है. जिसका खुद का कोई रूल नहीं है वो AIF है. ठीक है, वही बात देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे मार्क करिए, Thus the definition of AIF includes, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप लोग हमको पैसा दीजिए, कलेक्ट करके हम उससे एक पूल बनाएंगे और उस पूल से हम क्या करेंगे, हम शेयर ट्रेडिंग में लगा देंगे, हेजिंग करने लग जाएंगे, जिसका प्राइस बढ़ रहा है उसमें लगा देंगे, जिसका गिर रहा है उसको बेच देंगे, ऐसे करने लग जाएंगे. अब अगेन, ना ये म्यूचुअल फंड है, ना ये CIS है, ये कुछ नहीं है, तो ये क्या है, AIF है. ओके, कह रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ AIF इंक्लूड्स क्या, वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड. कमोडिटीज में लगा रहे हैं, कमोडिटी समझ गए, ऑयल में लगा रहे हैं. हमने कहा आप सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दो, हम उस पैसे को ऑयल में लगा देंगे, ठीक है, क्रूड ऑयल में लगा देंगे, दैट इज व्हाट, AIF. आई होप अब क्लियर है AIF क्या है. ठीक है, कैटेगरीज ऑफ AIF में आइए, 3 कैटेगरीज हैं AIF की. पहली कैटेगरी कह रहे हैं वो कैटेगरी जो वेंचर कैपिटल फंड में लगाते हैं. देखना, कैटेगरी 1 which invest in startup और अर्ली स्टेज वेंचर और सोशल वेंचर्स. समझे, ये वो AIF होते हैं जो अर्ली स्टेज कंपनीज में लगाते हैं, स्टार्टअप्स में लगाते हैं. वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड समझते हैं, जैसे आपने कोई वेंचर स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं थे तो आप मेरे पास आए. ओके, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, ये सब का कॉन्सेप्ट एक है, ध्यान से समझिएगा. मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अब उस नए बिजनेस में आपके पास दिमाग तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मैम आप पैसा लगा दीजिए मेरे इस बिजनेस में. हमने कहा ठीक है, तुम अपनी 40% 50% ओनरशिप हमको दे दो, दिमाग तुम अपना लगाओ, पैसा हम अपना लगाते हैं. ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज व्हाट इज अ वेंचर कैपिटल फंड एंड दिस इज AIF. अब मेरी कंपनी ने क्या किया, अंडरस्टैंड, जैसे आपको पता है टाटा बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल फंड कंपनी है. जितने भी स्टार्टअप्स आप देखते हो उसमें कहीं ना कहीं टाटा की फंडिंग होती है, क्योंकि टाटा अब कहता है हमने जितना बिजनेस करना था कर लिया, अब हम दूसरों के बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दिमाग तुम लोग लगाओ. तभी आप ध्यान दीजिए, जितने स्टार्टअप्स होते हैं ये जरूर कोई IIT का इंजीनियर या ऐसे कोई लोग होते हैं, इनके पास फंड्स थोड़ी होते हैं, दिमाग होता है. जितना भी स्टार्टअप है, आप किसी भी स्टार्टअप के ओनर को देखो, वो कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होगा,
वो हमेशा एजुकेशन बैकग्राउंड से होगा, या तो आईआईटी का होगा या आईआईएम का बंदा होगा, ऐसा कोई बंदा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास माइंड होता है, फंड्स नहीं होते। अभी अपना आइडिया लेके जाते हैं उनके पास, ठीक है, उनको आइडिया समझ में आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है फंडिंग लगा देंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टार्टअप्स में पैसा लगाना या वेंचर कैपिटल फंड। रैदर इसका एक और नाम होता है एंजल फंड। एंजल फंड समझते हो? एंजल कौन होता है? फरिश्ता, है ना, परी, फरिश्ता। तो आपके पास आइडिया था, हम आपके जीवन में फरिश्ता बन के आए, हमने आपको फंड्स दिए, ठीक है, और उस फंड से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दिस इज हाउ द थिंग्स गो। बस द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटल ये हुआ, हर नए बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कहते हैं। स्टार्टअप हमेशा उस बिजनेस को कहते हैं जिसमें कोई इनोवेशन हो, कोई नई चीज ले। अब आप कह रहे हैं हमने एक चाट का ठेला लगाया है, मेरा स्टार्टअप है, कहते हैं लोगों को लगता है स्टार्टअप का मतलब जो हम नई चीज शुरू कर रहे हैं। नो, दैट इज इनोवेशन, ठीक है। तो आपने कहा हम नया चाट का ठेला लगाएंगे, ये स्टार्टअप नहीं है। तो एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस चल रहा है, आपने कहा हम कपड़े का काम शुरू कर रहे हैं, ये स्टार्टअप नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए फंड्स चाहिए थे, हमने फंड्स दे दिए, वेंचर कैपिटल फंड हो गया। आप समझ आया? और स्टार्टअप के लिए लेकर आ रही हो, इनोवेशन के लिए, तो वो स्टार्टअप्स हो गया। तो ये सब एक ही जैसे चीज होते हैं। तो अगर आपका, अब देखो इसी में हम आपको क्या बता रहे थे कि जैसे आप मेरे पास लेकर आए, तो या तो मेरे पास पैसा होगा, तो हमने खुद का पैसा दे दिया। अब समझो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। मतलब आप सबसे कहा तुम लोग के पास जो जो पैसा है वो सब हमें दो, हम इकट्ठा करेंगे, और इस इकट्ठा करे हुए पैसे को हम स्टार्टअप्स में लगाएंगे। मतलब वो जो स्टार्टअप वाला बंदा है वो मेरे पास आया कि आप पैसा लगा दीजिए, और हम किसका पैसा लगा रहे हैं? लोगों का। तो हम कौन हुए? एआईएफ, ठीक है। तो मेरी कैटेगरी जो है एआईएफ की, हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम स्टार्टअप्स में लगाते हैं, वेंचर में लगाते हैं, सोशल वेंचर्स में लगाते हैं, बिजनेसेस में लगाते हैं। दैट इज व्हाट इज कैटेगरी 1 एआईएफ, ठीक है, फाइन। कैटेगरी 3 देखो, पहले कह रहे हैं कैटेगरी 3 एआईएफ सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, ये हेज फंड्स वगैरह में लगाते हैं, वही हेजिंग, रिस्क मिनिमाइजेशन, ट्रेडिंग वगैरह में पैसा लगा रहे हैं। और कह रहे हैं ऐसे लोग जो ना 1 में लगाते हैं ना 3 में लगाते हैं, वो बचे हुए जो होते हैं वो 2 में आ जाते हैं, which do not fall in category 1 and 3 and which does not undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operational requirement as permitted under these regulation। इनकी क्राइटेरिया करा गया है सेफ के फॉर्म में। मतलब अगर आप बताओ सरकार को एआईएफ को कुछ बेनिफिट्स देने होंगे, ठीक है, तो सरकार सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी कैटेगरी को देगी? 1 को। अब समझ में आया किस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे करने होंगे, बेटर करने होंगे, इजी करने होंगे, तो किसके करेंगे? कैटेगरी 1 के, क्योंकि वो बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसे एआईएफ जो बिजनेसेस वगैरह में पैसा लगाते हैं वो होते हैं कैटेगरी 1 में। वो जो रिस्की इन्वेस्टमेंट, जो सिर्फ शेयर की खरीद बेच पे पैसा लगा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, वो होते हैं कैटेगरी 3 में। और 1 और 3 के बजाय जो बचे होंगे वो किस में होंगे? कैटेगरी 2 में। दैट इज व्हाट इज एआईएफ। अब बताइए एआईएफ क्लियर है सबको? पक्का? अब देखो वही चीज आ जाएंगी, वेंचर कैपिटल होगा, फिर प्राइवेट इक्विटी, ये सब वही है, एंजल फंड, ये सब बताया था अभी हमने आपको, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेंचर कैपिटल। इन सब पे शॉर्ट नोट आते हैं, मतलब ओल्ड में तो आते ही थे, न्यू में भी आएगा ही। देखिए, वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्स फॉर अ कंपनी इन विच, देखिए, प्रमोटर हैज टू गिव अप सम लेवल ऑफ ओनरशिप। तो वेंचर कैपिटल क्या कह रहा है कि ठीक है हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, लेकिन तुम हमें ओनरशिप दे दो, ठीक है, हम पैसा लगाएंगे, तुम हमें ओनरशिप दे दो, एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर अ कैपिटल फॉर अ लिमिटेड पीरियड से 3 to 5 years। ये समझे? ओके। अरे सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल वो देखो ना, शार्क टैंक, यही आया था ना आपके दिमाग में? शार्क टैंक में यही तो है वेंचर कैपिटल। आप अपना बिजनेस लेके आइए, हम क्या कहेंगे, आप इतने % ओनरशिप दे दीजिए, ठीक है, बदले में हम आपको फंड्स दे देंगे। सो दे ऑल आर एक्टिंग एज वेंचर कैपिटलिस्ट ओनली, ठीक है, वो सब वेंचर कैपिटल की तरह काम कर रहे हैं। तो वो ओनरशिप ले लेते हैं इनिशियल ईयर्स ऑफ 3 to 5 years, इसलिए कि आपका बिजनेस एक बार स्टार्ट हो जाए, तब तक के लिए हम पैसा लगाएंगे, जो मेरा रिटर्न होगा आप दे देना, देन यू कैन कैरी ऑन विद योर ओनरशिप। Venture capital is generally equity investment made by venture capital fund at an early stage in privately held companies having potential to provide a high rate of return। तो जनरली अगर आप देखो तो शार्क टैंक में भी ऐसी कंपनीज आती हैं जो आज तो छोटी मोटी हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फंड्स की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो वो लोग यही तो देखते हैं किसमें पोटेंशियल ज्यादा है और उसमें पैसा लगाते हैं। आई होप सबने सुना है शार्क टैंक का नाम, हाँ देखा है ना, फिर ठीक है।
Venture capital fund means alternative investment fund which invests primarily in unlisted securities of startup, emerging or early stage venture capital undertaking, mainly involved in new product, new services, technology, etc. ये कौन होते हैं? Venture capitals. ओके, नेक्स्ट आओ प्राइवेट इक्विटी. ये भी वही है. प्राइवेट इक्विटी मतलब ये वही इक्विटी, पूरा पूरा कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं या पूरी कंपनी की ओनरशिप ले लेते हैं. प्राइवेट इक्विटी इज अ टाइप ऑफ इक्विटी एंड वन ऑफ द एसेट क्लासेस हु टेक सिक्योरिटीज एंड डेट इन ऑपरेटिंग कंपनी दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. यानी वो कंपनी जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है. ओके, private equity is essentially a way to invest some assets that isn't publicly traded or to invest in a publicly traded asset with the intention of taking it private. मतलब समझे, अगर किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को हमने सारे शेयर ले लिए तो हमने उसको अल्टीमेटली क्या बना लिया? प्राइवेट. एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी कम्स फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल समझ गए, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं. यही लोग तो करते हैं, इन्हीं के अंदर तो इतनी ताकत होती है, पूरी पूरी कंपनी खरीद लेते हैं. अब देखो, जब ये कंपनी खरीद रहे हैं तो ये इक्विटी नहीं खरीद रहे हैं, ये उसकी लाइबिलिटी भी खरीद रहे हैं. जैसे बहुत सारी कंपनीज का काम आपको पता है क्या होता है? ये उन कंपनी, ये कोई बिजनेस नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ ऐसी कंपनी को खरीद लेते हैं जो मर रही होती है, बंद होने वाली होती है. ठीक है, अब एक ऐसी कंपनी जिसमें लॉसेस बहुत सारे हो रहे हैं, बंद होने वाली है, ये ऐसी कंपनी को खरीद लेते हैं. ऐसी कंपनी को खरीद के उनके एसेट भी हमारे, उनकी लाइबिलिटी भी हमारी, और फिर हम उनको चला देते हैं. ठीक है, ये करते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. ओके, तो जो लोन्स वगैरह वो पे नहीं कर पा रहे हैं उनको हम पे करते हैं और फिर उनकी फैसिलिटीज को यूज करके हम उस बिजनेस को रन करा देते हैं. ये होते हैं प्राइवेट इक्विटी. एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी कम्स फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फर्म दैट परचेज. देखो क्या करते हैं ये, दे परचेज स्टेक इन प्राइवेट कंपनी or acquire control of public company with plans to make them private and deals from the stock exchange. मतलब अच्छी भली पब्लिक कंपनी थी, उसका मेजॉरिटी पोर्शन खरीद के अपने पास कर लिया और उसको प्राइवेट बना लिया. एंड ऑब्वियसली जब उसको प्राइवेट बना लिया तो वो क्या हो गई? डीलिस्ट. ओके, अनलाइक स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड. अब बताओ, ये किसी कंपनी में स्टॉक खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं कि बॉन्ड खरीद रहे हैं? कुछ नहीं, ये कंपनी खरीद रहे हैं. ये होते हैं प्राइवेट इक्विटी. ओके, बाय परचेजिंग कंपनी, कंपनियों को खरीद के द फर्म गेन्स एक्सेस टू दोज एसेट्स एंड रेवेन्यू सोर्सेज व्हिच कैन लीड टू वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब आपकी कंपनी थी, उसमें पोटेंशियल तो बहुत था लेकिन आप नहीं चला पा रहे थे, तो हमने आपकी वो कंपनी खरीद ली और उस कंपनी के डेट्स चुका करके हमने उसे चला दिया. ठीक है, तो हम कौन हो गए? प्राइवेट इक्विटी. समझ आ गया? ठीक है, ओके. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी मार्क कर लीजिए. ये है क्या ओल्ड में है? ठीक है. टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी में देखिए, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. पहला है लेवरेज बायआउट. लेवरेज बायआउट का मतलब समझो क्या हुआ? लेवरेज वर्ड का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं डेट से रिलेटेड. ठीक है, हमने लोन लेके कोई कंपनी परचेज करी. ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया, किसी कंपनी को बाय आउट करके हमने लोन लिया. ठीक है, जिस कंपनी को हमने बाय किया है उसके कैश फ्लो से हम लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, अपना लोन चुकाते हैं, और वो कंपनी जब चल जाती है तो उसके जो कैश फ्लोज होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, उससे हम अर्न करते हैं. बट दिस इज अ रिस्की थिंग. एग्जैक्टली, आपने लोन लिया, लोन लेके आपने कंपनी परचेज करी. ठीक है, अगर आपने लोन लेके कंपनी परचेज करी और अगर उस कंपनी से कैश फ्लो जनरेट हुआ तब तो आपके लिए ठीक है, वरना आपके लिए डबल बर्डन हो गया. एक तो वो मरी हुई कंपनी खरीदी, दूसरा वो लोन जो आप लेके बैठे हो. ओके, ऐसे बाय आउट, इसको ही लेवरेज कहते हैं. लेवरेज मतलब सोच के देखो, हमने अपना 1 रुपया नहीं छुआ, हमने लोन लिया, बोरोइंग करी, और बोरोइंग से हमने एक कंपनी खरीद ली. ठीक है, उस कंपनी से जो एसेट्स आए या जो कैश आए उससे हमने लोन चुका दिया. तो देखा जाए बिना अपना 1 रुपया छुए भी हमने एडिशनल वेंचर एक्वायर कर लिया. ओके, दिस इज नोन एज लेवरेज्ड बाय आउट. दिस रेफर्स टू अ स्ट्रेटेजी of making equity investment as a part of transaction in which a company, business unit or business asset is acquired from the current shareholder, typically with the use of financial leverage. The company involved in these type of transaction that are typically more mature and generate operating cash flow. But obvious है,
हम ऐसी कौन सी कंपनी खरीदेंगे जो कैश फ्लोज जेनरेट करे। ओके, वेंचर कैपिटल ये बता दिया हमने आपको, ठीक है। ग्रोथ कैपिटल, दिस रेफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मोस्टली माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर कैपिटल to expand or restructure operation, enter into new market or finance a major acquisition without change in the control of the business। तो हमने किसी कंपनी को फंड्स दिए और उस फंड से वो कंपनी क्या करना चाह रही है, कोई नया बिजनेस या कोई नए सेक्टर में वो एंटर करना चाह रही है। ओके, तो प्राइवेट इक्विटी जो होते हैं वो अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं, या तो किसी कंपनी में लगा देंगे या लोन लेके कहीं लगा देंगे। लोन लेके लगा रहे हैं तो वो लेवरेज बाय आउट हो गया, पूरी कंपनी में लगा दिया तो वेंचर कैपिटल हो गया, सिर्फ किसी एक सेगमेंट में लगाया तो वो ग्रोथ कैपिटल हो गया। ओके, इसी कैटेगरी में अगले देखो कौन से आते हैं, एंजल फंड्स। एंजल कौन हुए, एंजल, हाँ फरिश्ते, यही लिखा ना। एंजल फंड्स रेफर टू मनी पूल क्रिएटेड बाय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप बिजनेस। अब स्टार्टअप वालों के लिए तो एंजल ही हुए ना वो। ओके, एंजल फंड इज डिफाइंड इन, अच्छा आप खुद सोच के देखो, ऐसा पहले तो ये स्टार्टअप्स नहीं होते थे। आपको नहीं लग रहा है इधर रिसेंट ईयर में अचानक से स्टार्टअप्स हो गए? तो ऐसा क्यों, पहले क्या लोगों को आइडिया नहीं आते थे? पहले तो स्टार्टअप्स होते ही नहीं थे। हाँ सी, पहले क्या होता था, आइडिया हमेशा से हम लोग के पास थे। अभी हम आपसे पूछें, आपके अंदर भी बहुत आइडियाज होंगे, ठीक है, कि अरे इस चीज का बिजनेस करते हैं। एग्जैक्टली, हमारी कंट्री में लोगों के पास आइडियाज हमेशा से थे, बहुत सारे थे, बट फंड्स नहीं थे। और ये जितने बड़े बड़े लोग होते थे, अंबानीज हैं, टाटा है, दे नेवर बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग इन समबडी एल्स। वो कहते थे इससे बढ़िया ये काम हम खुद ही कर लें, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रियलाइज कि सब कुछ वो नहीं कर सकते। सेकेंडली, वाई टू प्ले ऑन देयर ब्रांड इमेज। मान लो स्टार्टअप चला, मान लो नहीं चला, अगर वो अपने नाम से करेंगे तो उनका तो ब्रांड इमेज इफेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि वो काम खुद करो, दूसरों से करवाओ और अपनी ओनरशिप रख लो, ठीक है। एंड दैट इज वाई ये स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लोगों को आइडिया आते हैं, वो अपने आइडिया लेके इन लोगों के पास जाते हैं। अब लिटरली जो रतन टाटा है वो यही काम करते हैं, वो अपना कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। उनका आपको क्या लगता है, बैठ के नमक बना रहे होंगे? ऑब्वियसली इतने हाई लेवल पे करके वो ये सब काम नहीं करते, ये सब तो चल रहा है उनका मैनेजमेंट ऑपरेशन। ही इज ओनली डूइंग वन थिंग, वो सिर्फ स्टार्टअप के आइडियाज सुनते हैं और पैसा लगाते हैं, दैट्स इट। और अल्टीमेटली हम लोग को लगता है कि ये सब स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, बट पैसा इनमें उन्हीं, पैसा जिसके पास है उसी का ही लगेगा ना। आप कितना कुछ भी कर लो, पैसा है तो टाटा और अंबानी के पास ही, अब कहीं भी लगेगा, चाहे उनका डायरेक्टली लगे या इनडायरेक्टली लगे। तो स्टार्टअप्स में चेहरा तो उन्हीं का होता है जिनको आप देखते हो कि अरे आईआईटी का था, आईआईएम का था और ये बन गया है, बट अल्टीमेटली फंडिंग जो होती है उसी, दैट इज वाई वो बायजूस इसीलिए तो बर्बाद हुआ है। देखा आपने बायजूस का, बायजूस के बारे में सुना है? मतलब इतनी बुरी हालत इसीलिए हुई। स्टार्टअप एडटेक सेगमेंट कहा जाता है इसको, मतलब एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो उसने स्टार्ट किया और कोविड के टाइम पे उसने सोचा कि बहुत अच्छा चल जाएगा, चला भी। स्टार्टिंग में बायजूस कितना फेमस हो गया था, फिर उसने जब वो चलने लगा तो उसको लगा और पैसा रेज किया जाए, और उसने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा लिया, लोन्स के फॉर्म में और इक्विटी के फॉर्म में, और लोगों ने बहुत सारा पैसा बायजूस में लगाया ये सोच के कि धीरे धीरे ये चलेगा। फिर बायजूस ने अपने सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए, फिजिकल सेंटर। देखा था प्रॉब्लम क्या हुई? सी एजुकेशन इज अ थिंग विच कैन नॉट बी ऑनलाइन 100%, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज एंड व्हाट पीपल ऑल्सो बिलीव, इसीलिए नहीं चला, ठीक है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें एट सम आप ऑनलाइन को एज अ सपोर्ट ले सकते हो, रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल और टीचर का कॉन्सेप्ट ही खत्म करो, सब ऑनलाइन पढ़ लेंगे, दैट कैन नॉट बी डन। यू कैन टेक एज अ सपोर्ट, जैसे आप पढ़ते हो, यहाँ आके पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो चलो थोड़ा घर पे भी पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट रिप्लेस ऑल टुगेदर। बट बायजूस को ये लगा उस टाइम पे कि हम पूरी इंडस्ट्री बदल डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोविड खत्म हुआ, लोगों को ये समझ में, अच्छा पेरेंट्स को समझ में आया घर पे बैठा रहता कुछ नहीं करता है। पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर वो क्लास में जा रहा है तो पढ़े ना पढ़े पढ़ ही रहा होगा, लेकिन घर पे अगर वो पढ़ भी रहा है मन लगा के तो नहीं पढ़ रहा है। ये पेरेंट्स की साइकोलॉजी है, ठीक है, मतलब सही भी है। भले ही आप घर पे मन लगा के पढ़ रहे हो तो कहेंगे नहीं पढ़ रहे हो, और क्लास में जाके मखौल कर रहे हो, उनको लगे पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। हाँ, दिस हैपेंस। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को लगने नहीं जाओ, ठीक है। जब ये जाओ वाला शुरू हुआ, कोविड खत्म हुआ, तो पीपल स्टार्टेड अगेन टू दैट ऑफलाइन सेगमेंट। जैसे ही ऑफलाइन शुरू हुआ, अब बायजूस की हालत खराब शुरू हुई। क्यों? क्योंकि बैठने लग गया ऑनलाइन वाला, ठीक है। तब उसने क्या स्टार्ट किया कि चलो हम अपनी सेंटर खोलेंगे। अब उसने क्या किया, और पॉश एरियाज, यहाँ पे भी तो सेंटर्स हैं कितने हैं, ठीक है, पॉश एरिया में सेंटर लेने शुरू करे।
अब सेंटर में लोगों ने क्या सोचा, हमें जब सेंटर ही भेजना तो हम इतने महंगे सेंटर क्यों भेजेंगे, वो हमारे घर के पास वाली कोचिंग है वहां भेजो ना. इट्स वेरी सिंपल. वाई वुड एनीवन. और इतना हाई सेगमेंट हमारे देश में बहुत कम है कि हमारा बच्चा बायजूस में जाके पढ़ रहा है. हर इंसान सोचता है घर पे बुला लो ना टीचर, या बगल में कोचिंग है वहां चले जाओ ना. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. वो भी नहीं चल पाया. एंड टुडे इज द फाइनल सिचुएशन कि बायजूस की इतनी बुरी हालत है क्योंकि क्या हुआ, सारे शेयर होल्डर पैसा वापस मांग रहे, हमारा रिटर्न दो. ही इज नॉट इन अ पोजिशन. कितनी बार उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, कितनी बार न्यूज आती है कि बायजूस का जो ओनर है उसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो, रोता रहता है बेचारा, मरने की कगार पे है वो. इतना पैसा उसने उठाया हुआ है मार्केट से और वो वापस कर नहीं पा रहा है. सो दिस इज हाउ द सीन इज गोइंग. ओके, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सबका यही है. बायजूस का हुआ तो जितने भी ऑनलाइन वाले थे, ठीक है, सबका बहुत बिजनेस इफेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा बिजनेस, बिकॉज एवरीवन अगेन रिवर्टेड बैक टू दैट ऑफलाइन सेगमेंट. वापस सब वही, स्कूल वूल सब वही, स्कूल वूल तक का रिप्लेस कर दिया था इन लोगों ने कि स्कूल की पढ़ाई भी बायजूस से करो. तो बट वो कल्चर हमेशा थोड़ी रह सकता है. तो अब जिसने जिसने पैसा लगाया था एंजल बन के आया तो वही राक्षस बन गए एंजल उनके लिए. आए तो फरिश्ता बन के थे, अब वो उसके ऊपर राक्षस की तरह मंडरा रहे हैं, हमारा पैसा वापस करो भाई, तुम चला तो पा नहीं रहे हो. एंड नाउ ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे एनीथिंग, वो कुछ भी वापस करने की सिचुएशन में नहीं है. सो दिस इज द थिंग, ये रिस्की होता है. चलो, एनीवेज, एंजल फंड is defined as SEBI alternative investment fund as a सब कैटेगरी ऑफ वेंचर फंड. देखो होते ये वही हैं, वेंचर कैपिटल फंड की ही सब कैटेगरी होते हैं. एंड दे रेज मनी फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर्स. ठीक है, वही चीज है वेंचर फंड, और पैसा लगाते हैं ये स्टार्टअप्स में. चलो, एंजल इन्वेस्टर वाला एक बार रीड कर लेना. ठीक है, एंकर इन्वेस्टर से हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे. एंकर इन्वेस्टर ओल्ड में आईसीडीआर में होगा, इसी में. ठीक है, वेल एंड गुड, इसी में दिया है तो अच्छी बात है. बस इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, बस फिर कल फिनिश हो जाएगा अपना ये चैप्टर. ठीक है, बंद कर.